हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। विवेक के सुरुचिपूर्ण ढंग से बने हुए मकान में उनके पहले शिशु के नामकरण संस्कार के उपलक्ष्य में आयोजित भोज में भारी संख्या में आमंत्रित मेहमान आ रहे थे। अपने मित्रों रिश्तेदारों की भीड़ से घिरा हुआ विवेक अपने नवजात शिशु को सीने से चिपकाए असीम ममता भरी आंखों से उसे निहार रहा था। विवेक को अपने कलेजे के टुकड़े पर यूं स्नेह बरसाते देख डॉक्टर नरेश को न जाने क्या हुआ था। अदम्य आक्रोश मिश्रित आवेश से उनकी कनपटी की मांसपेशियां तन गई थी और अटकते से स्वरों में उन्होंने विवेक से कहा, माफ करना दोस्त, मैं अभी थोड़ी देर में आया। एक मरीज को मैंने वक्त दे रखा है। उसे देखकर घर पहुंचकर उन्होंने फ्रिज की बोतल का ठंडा पानी गटागट अपने सूखे हलक में उतार लिया और अपनी आराम कुर्सी पर आंखें मूंद पड़ गए। लेकिन भरपूर शीतल जल की ठंडक भी उनके तन मन के आग को नहीं मिटा सकी। यह मैंने क्या कर डाला? उनका संपूर्ण अस्तित्व मानो इस प्रश्न के अंतहीन भंवर में हिचकोले खाने लगा। एकमात्र खुशी की चाहत ने उन्हें यह किस नरक में धकेल दिया। एक बच्चे के रूप में अपनी जीती जागती प्रतिच्छाया देखने की आदिम आकांक्षा पूरी करने की कोशिश में वो यह कैसे अंतहीन दुखों की दलदल में धंसते जा रहे हैं। 50 वर्षीय डॉक्टर नरेश समाज में अति प्रतिष्ठित, अति प्रसिद्ध, सफल स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में स्थापित थे। 50 वर्ष की आयु तक उन्होंने अपने आप को चिकित्सा शास्त्र के प्रति पूर्णतया समर्पित कर रखा था। एक अति सफल डॉक्टर के रूप में नाम कमाने की लालसा में 35 वर्ष की अल्पायु में पत्नी के रक्त कैंसर द्वारा मृत्यु हो जाने के बाद उन्होंने दूसरे विवाह का नाम तक न लिया। फिर बांझपन दूर करने जैसे गंभीर विषय में शोध कार्य और बच्चा चाहने वाले दंपतियों की अंतहीन भीड़ से उन्हें वक्त ही कब मिलता कि वह एक बार फिर से अपनी गृहस्थी बसाने की सोच पाते। लेकिन एक अति व्यस्त जीवन और अपूर्व यश मान प्रतिष्ठा के अधिकारी होने के बावजूद एक परिवार के बिना उन्हें अपना संपूर्ण अस्तित्व आधा अधूरा लगता कि तभी उन्हीं दिनों उनके पड़ोस में उनके बचपन के घनिष्ठ दोस्त विवेक ने अपनी कोठी सुकून बनवा ली। घर पास होने की वजह से डॉक्टर नरेश गाहे बगाहे जब भी मन होता उनके घर चले जाया करते। विवेक की पत्नी शालिनी भी उनसे मित्रवत स्नेह भाव रखती, लेकिन पिछले कुछ दिनों से डॉक्टर नरेश कुछ परेशान थे। विवाह के 10 वर्ष गुजर जाने के बावजूद विवेक और शालिनी के आंगन में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। डॉक्टर नरेश ने उन दोनों पति पत्नी के चिकित्सीय परीक्षण करवा लिए, जिनसे पता चला कि विवेक में पिता बनने की क्षमता नहीं थी। दोनों ही इस खबर को सुनकर टूट जाएंगे, यह सोचकर डॉक्टर नरेश ने यह बात उन दोनों को नहीं बताई और उन्हें गोलमोल सा जवाब दे दिया। इस गंभीर समस्या का कोई तोड़ उनके पास नहीं था कि तभी उनके जहन में एक विचार आया, क्यों इस शालिनी की कोख में किसी अन्य पुरुष का रक्तांश स्थापित कर उसे यह बिना बताए गर्भवती कर दिया जाए। यह सोचकर वह कुछ राहत महसूस करने लगे। यह कदम मित्र दंपति के जीवन में बेपनाह खुशियां ले आएगा। यह सोचकर डॉक्टर नरेश ने मन ही मन यह निर्णय लिया कि वह शालिनी की कोख में उसे बिना बताए किसी अन्य पुरुष का रक्तांश स्थापित कर उसका जीवन खुशियों से भर देंगे। क्योंकि यदि शालिनी को वह किसी गैर पुरुष के रक्तांश से शुक्राणु प्रतिरोपण की बात बता देते तो वह उसके लिए हरगिज तैयार नहीं होती, क्योंकि एक बार बातों ही बातों में शालिनी ने उसे बताया था कि वह शुक्राणु प्रतिरोपण के बिल्कुल खिलाफ है। किसी गैर पुरुष के रक्त बीज से गर्भवती होने के स्थान पर वो ताउम्र बे औलाद रहना पसंद करेगी। बस तभी से विवेक जैसी कद काठी के नए नक्श वाले पुरुष की खोज में वो कुछ दिनों तक काफी परेशान रहे कि एक दिन अनायास आईने के सामने खड़े हुए उनकी नजर अपनी और विवेक के अक्षों पर गई
और उनका ध्यान अपने और विवेक के अक्षों में साम्य की ओर खींचा। बस उसी क्षण उनके दिमाग में यह अनोखा विचार कौंधा, क्यों ना वो अपना रक्त बीज शालिनी की कोख में स्थापित कर दे। हालांकि उनके जैसा सिद्ध चिकित्सक इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि शालिनी विवेक को बिना बताए उसकी कोख में अपने शुक्राणु प्रत्यारोपण करना चिकित्सा शास्त्र के नैतिक मूल्यों के बिल्कुल विरुद्ध होगा। किंतु काफी मानसिक कसमकस के बाद एक बच्चे के रूप में अपना जीता जागता प्रतिरूप देखने की लालसा में और मित्र दंपति को संतान सुख देने की इच्छा से डॉक्टर नरेश एक चिकित्सक के रूप में अपने नैतिक कर्तव्य को तिलांजलि दे बैठे और आखिरकार किसी चिकित्सीय परीक्षण के बहाने शालिनी और विवेक को अस्पताल बुला उन्होंने शालिनी की कोख में अपना रक्तांश स्थापित कर दिया। डॉक्टर नरेश युवावस्था से ही एक अत्यंत संयमी चरित्रवान पुरुष रहे थे। शालिनी को अपने रक्त बीज की धात्री बनाने से पहले वे सदैव उसे मित्र पत्नी और छोटी बहन का सहज स्नेहिल मान देते आए थे। लेकिन जिस क्षण कांपते हाथों तथा धड़कते हृदय से उन्होंने संज्ञा शून्य मित्र पत्नी को अपने रक्त बीज की धात्री बनाया, उसी क्षण से एक अनाम रिश्ते की डोर से वो खुद को उससे बांध बैठे। प्रौढ़ावस्था के प्रथम पड़ाव तक दृढ़ संयम की लगाम से साधा उनका संयमी मन शालिनी के प्रति अपनी मोह जनित आसक्ति को धिक्कारने लगता और वो अथाह ग्लानि और अपराध भावना से छटपटा उठते। पहले जहां अक्सर शाम की चाय वो विवेक के साथ पिया करते तथा कई बार वो शालिनी से अत्यंत सहज भाव से कभी गर्मा गर्म पकौड़े तो कभी सैंडविच की फरमाइश कर दिया करते थे, वहीं अब वो उसी शालिनी से आंखें मिला बात कर पाने तक में अपने आप को असमर्थ पाते। ना जाने कितनी रातों को सपने में उनके कुंठित दमित पौरुष ने मित्र पत्नी के महज नारी स्वरूप से ना जाने कैसी कैसी मनमानियां करी थी। सुबह के उजाले में जिनकी स्मृति मात्र उनके प्राण मन को अपूर्व आह्लाद से तरंगित तो कर दिया करती, लेकिन दूसरे ही क्षण नैतिकता का भान उन्हें अनन्य अपराध भावना की गहरी खाई में धकेल दिया करता। इधर जब से विवेक और शालिनी के घर उनके पुत्र का जन्म हुआ है, उनका हर क्षण अपने बेटे को अपने सीने से चिपकाने की आकांक्षा में बीतता है। जहां दिन के 12 घंटे देश के सुदूर प्रांतों से आए हुए निसंतान दंपतियों की अंतहीन भीड़ के लिए कम पड़ते थे, वहीं अब पुत्र की याद उनकी दत्तचित्त एकाग्रता में बाधक बनने लगी थी। अपने पुत्र को अपनी आंखों के सामने हर वक्त न रख पाने की पीड़ा उन्हें भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। सने सने उनका स्वास्थ्य भी उनकी मानसिक स्थिति से प्रभावित होने लगा। पिछले 1 वर्ष का मानसिक उद्वेग शायद उन्हें तन से भी अस्वस्थ बना गया और वो टाइफाइड ज्वर से पीड़ित हो पलंग पकड़ बैठे। बीमारी के उन दिनों में सुबह शाम नियम से शालिनी और विवेक उनका हालचाल पूछ जाया करते। शालिनी खुद उनका खाना बना जाया करती। एक मित्र डॉक्टर की दवाइयों का सेवन भी वो कर रहे थे, लेकिन करीब 1 पखवाड़े से बेटे को नहीं देख पाने की छटपटाहट के साथ साथ उनकी अपराध भावना शायद उनकी जिजीविषा को दुर्बल कर बैठी थी। कल सारे दिन वह करीब 105 डिग्री बुखार में प्रायः अचेत रहे। सन्निपात के दौर में न जाने क्या क्या प्रलाप करते रहे थे। उनके नौकर ने ही उन्हें बताया था, लेकिन ज्वर उतरने के बाद 2 दिन नौकर को भेजकर विवेक और शालिनी को बुलावा भेजने के बावजूद मित्र दंपति उनके यहाँ नहीं आए और उन्होंने नौकर द्वारा कहलवा भेजा कि बच्चे की तबीयत खराब होने की वजह से वह नहीं आ पाएंगे। कि एक सुबह नौकर द्वारा दी गई विवेक की छोटी सी चिट्ठी उनके ऊपर गाज गिरा गई। विवेक ने लिख भेजा था, सपने में भी विश्वास नहीं कर सकता कि आप जैसा संत पुरुष कभी हमारे सुख चैन का गला घोट देगा। कल तेज बुखार की बेहोशी में खुद आपके मुंह से सुना कि रौनक की रगों में आपका खून है। शालिनी तो मानो पागल सी हो गई है। हम किसी दूसरे शहर जा रहे हैं। आपसे एक विनती है, कभी भी हमसे या रौनक से मिलने की कोशिश मत कीजिएगा, भूलकर भी बहुत कृपा होगी। कल से 24 घंटे होने को आए हैं। डॉक्टर नरेश कागज की उस चिट को थामे
मानो प्रस्तर प्रतिमा मानिंद अपने कमरे में बैठे हुए हैं। पिछले 2 दिनों से उनके मुंह में अन्न का एक दाना तक नहीं गया है। शायद धूप छांव दिन रात मानिंद इंसानी जिंदगी की लम्हा दर लम्हा बदलती स्थितियां और परिस्थितियां मनुष्य को हर हाल में जिंदा रहने का सबक देती हैं। डॉक्टर नरेश भी धीरे धीरे एकमात्र पुत्र के बिछोह के सदमे से उबर गए थे। इस आघात को भूलने के लिए उन्होंने अपने से करीब 10 वर्ष छोटी पढ़ी लिखी विधवा से विवाह कर लिया। डॉक्टर नरेश के नीरस जीवन में वर्षों बाद कुछ नवीनता आई, लेकिन असंख्य संतानहीन दंपतियों के जीवन में खुशी का दीप जलाने वाले डॉक्टर नरेश का आंगन किसी बच्चे की किलकारी से नहीं चहक पाया, क्योंकि उनकी दूसरी पत्नी की कोख भ्रूण को 9 माह तक सुरक्षित रह पाने में असमर्थ थी, जिसका कोई इलाज संभव नहीं था। डॉक्टर नरेश का दूसरे विवाह द्वारा अपनी संतान पैदा कर पाने का सपना ही रह गया। इस बात से डॉक्टर नरेश एक बार फिर से निराशा के गहरे गड्ढे में जा गिरे। दुख के इस नए झटके ने बिछड़े पुत्र से अलगाव की पीड़ा को नए सिरे से उभार दिया और एक बार फिर से डॉक्टर नरेश को अपना जीवन बेहद उत्साहहीन और निराशा भरा लगने लगा। बिछड़े पुत्र का मासूम सा नन्हा गोल मटोल चेहरा जब जब उनकी आंखों के सामने आता, असीम पीड़ा से वो छटपटा उठते। इधर जब इकलौती संतान से अलग हो डॉक्टर नरेश एक अत्यंत दुखी जीवन बिता रहे थे, वहीं वर्षों बाद एक पुत्र को गोद में पाकर भी शालिनी और विवेक स्वयं को इतना सुखी महसूस नहीं कर पा रहे थे जितना कि उन्हें करना चाहिए था। विवेक को रंज था घनिष्ठ मित्र के विश्वासघाती आचरण पर। जब जब वह बेटे को गोद में लेते, डॉक्टर नरेश की मनहूस छाया मानो शिशु के संपूर्ण चेहरे को ढक लेती और पत्नी पर झुके हुए उसमें अपने रक्त बीज का प्रतिरोपण करते हुए डॉक्टर नरेश की आकृति उसके मानस चक्षुओं के आगे निरंतर रहा करती और लाख चाहने पर भी यह दृश्य उनकी आंखों के सामने से हटाए नहीं हटता। कमोबेश शालिनी का भी यही हाल था। जब जब वह बेटे को गोद में लिया करती, उसे लगा करता उसका संपूर्ण अस्तित्व मानो डॉक्टर नरेश के घिनौने लीजलीजेपन से लिथड़ गया हो। डॉक्टर नरेश के दोस्त की सारी अपराध भावना और ग्लानि मानो सारी की सारी उसके हिस्से में आ गई थी, जिसके बोझ तले शालिनी और विवेक का दाम्पत्य जीवन मानो लड़खड़ा उठा। लेकिन वक्त के साथ बड़ी से बड़ी इंसानी उलझने खुद ब खुद सुलझ जाया करती हैं। धीरे धीरे समय के साथ शालिनी और विवेक बहुत कुछ सामान्य हो चले थे और नन्हा रौनक डॉक्टर नरेश के गैर जिम्मेदाराना आचरण के बदनुमा धग्गे से मुक्त होकर शालिनी और विवेक के मन में अपनी जगह बना चला था। धीरे धीरे 18 वर्ष बीत चले। रौनक ने पिता की ही प्रखर कुशाग्र बुद्धि पाई थी। विवेक बेटे को अपनी भांति एक सफल आर्किटेक्ट बनाना चाहते थे, लेकिन मेडिकल साइंस के प्रति बेटे का गहन रुझान देखकर न चाहते हुए भी माता पिता को उसे डॉक्टर बनने की अनुमति देनी पड़ी और वक्त आने पर अपने ही शहर के मेडिकल कॉलेज में रौनक को प्रवेश मिल गया कि तभी एक अनहोनी घट गई। एक दिन देर रात बेटे से हॉस्टल में मिलकर लौटते समय शालिनी और विवेक की गाड़ी एक ट्रक से टकराकर चूर चूर हो गई और बेहद गंभीर हालत में पति पत्नी को कोई भला इंसान गाड़ी से निकाल अस्पताल में दाखिल कर गया था। उनकी डायरी में रौनक का नाम और हॉस्टल का नाम देख उसे भी सूचित कर दिया। गनीमत यही हुई कि माता पिता की अंतिम सांसें बेटे के सामने ही निकली। मरते मरते भी माता पिता दोनों को यही संतोष रहा कि वह बेटे को अनाथ निराश्रय नहीं छोड़े जा रहे हैं। पिता ने डॉक्टर नरेश का पूरा पता रौनक को लिखवा दिया, यह कहते हुए कि डॉक्टर साहब को वह पिता समान माने और भविष्य में उनके पास रहे। टूटती सांसों के बीच विवेक ने रौनक से कहा, बेटे फौरन डॉक्टर नरेश को यहाँ बुला लो। आज से वही तुम्हारे पिता है। जीवन में एक अच्छे डॉक्टर बनना मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यह कहते कहते एक हिचकी के साथ ही उनका जीवन दीप बुझ गया और करीबन आधे घंटे बाद शालिनी नीम बेहोशी की हालत में बेटे से एक शब्द भी कहे बिना चल बसी। इस विकट झटके से
किशोर नरेश बिल्कुल टूट गया था। रिश्तेदारों, मित्रों, बांधवों ने ही उसे संभाला था। डॉक्टर नरेश भी सूचना मिलते ही फौरन रौनक के पास पहुंच गए। काल प्रवाह बड़े से बड़े दुख दुर्भाग्य के निशानों को हल्का कर देता है। डॉक्टर नरेश की स्नेहिल छत्र छाया में किशोर रौनक भी माता पिता की असमय मौत के सदमे से उबर मृत पिता को दिए गए वचन को पूरा करने में जी जान से जुट गया। वक्त के साथ जिंदगी से रौनक को अब कोई खास शिकायत नहीं रही थी। डॉक्टर नरेश और उनकी पत्नी के बेइंतहा ममत्व और लाड़ दुलार ने माता पिता की असमय मृत्यु के ग्रहण को एक हद तक हटा दिया था। विवेक और शालिनी की मृत्यु को करीब 4 वर्ष बीत चले। रौनक MBBS के अंतिम वर्ष में आ गया था। एक अरसे बाद इकलौती, वो भी लगभग वृद्धावस्था की संतान को आंखों के सामने पा डॉक्टर नरेश अपने आप को मन की भीतरी तह तक तृप्त संतृप्त पा रहे थे। एक पुत्र होने के एहसास मात्र ने मानो उनकी जिजीविषा को नए सिरे से ताजा कर दिया था। वे सोचा करते, देर ही सही लेकिन विधाता ने रौनक को उनके पास भेजकर उनके जीवन को भरपूर खुशियों से भर दिया था। लेकिन अगर कुदरत इंसानी जिंदगी की सतरंजी विषाद के हर खाने को बस सुख सुकून की सतरंगी धूप से ही भर देती तो जिंदगी जिंदगी ना कहलाती। डॉक्टर नरेश को निकट भविष्य में अपने जीवन में आने वाले पूर्ण सूर्यग्रहण का तनिक भी आभास होता तो उन्हें एक सांस लेना तक दूभर हो जाता। रौनक अभी मेडिकल के अंतिम वर्ष में ही था कि एक दिन डॉक्टर नरेश के विशाल पुस्तकालय में उनकी किताबों के बीच छुपी एक बहुत पुरानी डायरी के पन्नों को पलटते ही सन्न रह गया। डायरी के अंतिम पृष्ठ पर मेरा रौनक, मेरा बेटा से भरा हुआ था। ये सब देख रौनक घोर अचरज से भर गया। रौनक तो उसी का नाम है। ताऊ जी ने उसका नाम अपनी डायरी में क्यों लिख रखा था? डायरी थी सन 1969 की। तो ताऊ जी पापा को पिछले कई वर्षों से जानते हैं, लेकिन कैसे? अपना और डॉक्टर नरेश का वास्तविक रिश्ता जानने की निरंतर बढ़ती तीव्र जिज्ञासा को वह दबा नहीं पाया और अपने किसी बुजुर्ग की निजी डायरी पढ़ने की अपराध भावना को जबरन दबा उसने उसे लगभग एक सांस में शुरू से आखिर तक पढ़ डाला। एक बार के पढ़ने में उसके मस्तिष्क में अपने और डॉक्टर के रिश्ते की कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं उभर पाई। हाँ, एक अबूझ सनसनीखेज तथ्य के सामने आने की आशंका से उसके किशोर स्नायु अवश्य तन उठे और हृदय की बढ़ती धड़कनों के साथ एक बार फिर से वह पूरी डायरी शुरू से अंत तक पढ़ गया। दूसरी बार डायरी पढ़ते ही डॉक्टर नरेश और उसके रिश्ते की जो स्पष्ट तस्वीर उसके मनोमस्तिष्क में उभर कर आई, उसका एहसास कर उसे यूं अनुभव हुआ मानो उसके पांव तले की ठोस जमीन भुरभुरी रेत में बदल गई। उसका जिया हुआ एक एक क्षण सूखी रेत की मानिंद उसकी बंद मुट्ठी से सरक गया, मानो किसी अनादि शून्य ने उसके संपूर्ण अस्तित्व को निगल लिया हो। रौनक ने सोचा, तो डॉक्टर नरेश उसके वास्तविक पिता हैं, तो पापा, उसके अपने प्यारे पापा, उसके कुछ भी नहीं थे। माँ तो खैर उसकी अपनी माँ थी। गनीमत यही थी कि वह उन्हीं की कोख में पलकर बड़ा हुआ था। लेकिन उसके प्यारे दुलारे पापा, जिन्होंने उसके कुछ भी नहीं होकर उसे कितना असीम दुलार दिया, यह जानते हुए कि उसकी रगों में उनके विश्वासघाती मित्र का लहू बह रहा है, डॉक्टर नरेश, जिनको वह पिछले 4 वर्षों से पिता समान पूजने लगा था, वह तो निरे नराधम निकले। अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ छल करने में उन्हें लेस मात्र भी संकोच नहीं हुआ। दोस्त तो दोस्त, उन्होंने तो एक डॉक्टर की शपथ की पवित्र मर्यादा तक की लाज नहीं रखी। असीम घृणा से रौनक का सर्वांग कांप उठा और तीव्र मानसिक उद्वेग से उसके स्नायु मंडल के सभी स्नायु मानो सितार के तारों की भांति भीषण तीव्रता से तन उठे। उस एक ही क्षण में ना जाने क्या हुआ, मेधावी कुशाग्र बुद्धि डॉक्टर रौनक, जो अभी अभी मेडिकल कॉलेज के कुलपति के हाथों स्वर्ण पदक लेकर लौटा था, एक विरक्त बैरागी में बदल गया। सुस्त कदमों से वो धीरे धीरे अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लेट गया। धीरे धीरे विगत जीवन के गुजरे हुए लम्हे उसकी आंखों के सामने आने लगे।
डॉक्टर नरेश की डायरी पढ़कर बनाई गई उसकी घटना श्रृंखला की टूटी कड़ियां जुड़ने लगी। आज उसकी समझ में आया क्यों उसकी मम्मी उसके जन्मदिन पर खुश होने के बजाय आंसू बहाया करती थी, क्यों उसके पापा, प्यारे पापा को उसका जन्मदिन मनाने की कोई उत्साह नहीं रहा करता था। आज तक उसे अच्छी तरह से याद है, वो तब शायद 7 वर्ष का रहा होगा। अपने एक दोस्त के जन्मदिन की पार्टी से लौटकर आने के बाद उसने अपनी बाहें मम्मी के गले में डालते हुए उनसे पूछा था, मेरे सभी दोस्त अपना जन्मदिन मनाते हैं, आप मेरा जन्मदिन क्यों नहीं मनाती हो? कि मम्मी की आंखों में आंसू भर आए और वो उसे अपने सीने से चिपका फूट फूट कर रो उठी थी। उन्हें यूं रोता देख वो डर गया और उसने मम्मी से कहा, मम्मी मम्मी प्लीज रो मत, अगर आपको मेरा जन्मदिन मनाना अच्छा नहीं लगता तो मत मनाना। अब मैं आपको कभी अपनी वर्षगांठ मनाने के लिए नहीं कहूंगा, बस रो मत, चुप हो जाओ। किसी तरह रुलाई रोकते हुए मम्मी ने उससे कहा, नहीं मेरे बच्चे, इस बार तेरा जन्मदिन मैं बड़ी धूमधाम से मनाऊंगी, तेरे लिए नई ड्रेस लाऊंगी, तू अपने सभी दोस्तों को घर पर बुलाना, उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें लाऊंगी, बस अब तो खुश। जन्मदिन मनाने के इस भरपूर आश्वासन को सुनकर वो खुशी से झूम उठा और माँ के सीने से चिपक गया। उसे सीने से चिपकाए चिपकाए माँ का फिर बहुत देर तक हिचकी लेकर रोने से उसे फिर से एक बार कौतूहल से भर दिया और उसका बालमन एक अजीब दुविधा के बीच झूल उठा। इतने साल गुजर जाने पर भी उसे आज तक याद है, शाम को पापा के आने पर मम्मी ने उससे कहा, सुनते हो जी, इस बार हम अपने रौनक का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएंगे। जब से वो अपने दोस्त की जन्मदिन की पार्टी से लौटा है तभी से रट लगाए हुए है, इस बार उसकी वर्षगांठ बड़ी धूमधाम से मननी चाहिए। इस उत्साह भरे कथन पर पापा ने प्रतिक्रिया में बहुत ही ठंडेपन और धीमे से स्वरों में कहा, अच्छा पहले जन्मदिन तो आने दो, फिर देखेंगे। पापा के इन शिथिल बुझे हुए स्वरों से उसका बालमन बहुत व्यथित हो उठा और वह पलंग पर मुंह छुपाकर पड़ गया। जब जब वह दोस्त की जन्मदिन की पार्टी से लौटकर आता, यह प्रश्न उसे बार बार तंग किया करता कि उसके मम्मी पापा क्यों दूसरों के मम्मी पापाओं की तरह खुशी खुशी उसका जन्मदिन कभी नहीं मनाते। उसका 8वां जन्मदिन उसके स्मृति पटल पर ज्यों का त्यों अभी तक याद है। सुबह से ही उसने अपने जन्मदिन मनाए जाने की बाल सुलभ रट लगा रखी थी। मम्मी ने भी पापा से उसकी बहुत सिफारिश की थी, लेकिन पापा नहीं माने। दोनों में झगड़ा भी हुआ और मम्मी सूजी आंखों से उसे बाजार ले जाकर उसे उसकी मनपसंद ड्रेस, मिठाई और एक खिलौना दिलवा कर लाई। बस और दोस्तों की तरह से अपना जन्मदिन नहीं मनाए जाने के दुख ने उसे काफी दिनों तक बहुत पीड़ा पहुंचाई थी। रौनक की समझ में आज आया उसके जन्मदिन नहीं मनाने के पीछे पापा के हठ और मम्मी के आंसुओं का राज, और बस एक झटके से डॉक्टर नरेश के प्रति संजोए गए श्रद्धा और आदर का भाव मानो भाप बनकर उड़ गया। उनके प्रति वितृष्णा विरक्ति की सूखी रेत का ढेर छोड़ते हुए बस उसी क्षण मेडिकल कॉलेज का सबसे होनहार, मेधावी, स्वर्ण पदक प्राप्त डॉक्टर रौनक अपने जन्मदाता का घर छोड़कर निकल पड़ा। डॉक्टर नरेश का घर छोड़कर वह अपने अभिन्न मित्र अविनाश के घर पहुंचा, जहां उसने उससे कहा कि कुछ नितांत व्यक्तिगत कारणों से वह अब डॉक्टर नरेश के यहाँ नहीं रहना चाहता। डॉक्टर अविनाश ने उसे ज्यादा बिना कुछ पूछे अपने घर में ठहरा लिया। कुछ दिनों बाद वह अमेरिका से मेडिकल साइंस की उच्च डिग्री के लिए अध्ययन हेतु अमेरिका चला गया। अध्ययन खत्म होने पर अब डॉक्टर रौनक दिल्ली में अपना निजी नर्सिंग होम अत्यंत सफलतापूर्वक चला रहा है। रौनक के मित्रों से उसका पता लेकर डॉक्टर नरेश ने कई बार रौनक से फोन पर बात करनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर रौनक हर बार उनसे बिना बात किए उनका फोन काट देते हैं। समय का अनवरत चक्र चलता गया। डॉक्टर नरेश 85 वर्ष के होने आए तथा पिछले 15 दिनों से वो अपनी मृत्यु शैया पर पड़े आखिरी सांसें गिन रहे हैं। बार बार वो अपनी पत्नी को रौनक को बुलवाने के लिए कहते हैं। उस दिन तो डॉक्टर नरेश की सांसें रुकने लगी थी,
जब उनकी पत्नी ने रौनक की लाख मिन्नतें कर उसे एक बार डॉक्टर नरेश को देख जाने के लिए कहा, बेटा रौनक, तुम्हारे पिता की सांसें शायद तुम्हें देखने के लिए अटकी हुई हैं। तुम्हें देखकर शायद वो सुकून से अपनी आखिरी सांस ले सके। लेकिन रौनक तो जैसे पत्थर का बनकर रह गया था। डॉक्टर नरेश के लिए उसके मन में कोई भावनात्मक अनुभूति शेष नहीं रही थी। डॉक्टर नरेश बेटे को एक नजर भर देखने की आस मन में लिए चिर निद्रा में सो गए। पिता की मृत्यु की खबर सुनकर रौनक ने मन ही मन कहा, पापा मम्मी, आज मैंने आप दोनों के अंकल की वजह से ताउम्र तड़पने का हिसाब चुका दिया। उनके अंतिम समय में उनके पास नहीं जाकर मैंने उन्हें बहुत सताया, लेकिन यह दुख शायद उनकी वजह से आप दोनों के भोगे हुए दुख से ज्यादा नहीं। रौनक की आंखों से भी आंसू बहने लगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।